ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशबू ओबेरॉय है और मेरी रैंक 139 आई है इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। मैं आज आपसे अपनी एथिक्स की स्ट्रैटेजी और सोर्सेस शेयर करना चाहूँगी। मैं डीकेटी का थैंक यू करना चाहूँगी कि वो आए और उन्होंने मेरी स्ट्रैटेजी ली जिससे और भी किसी एस्पिरेंट की हेल्प हो पाए। मेरे एथिक्स में 128 मार्क्स आए हैं एंड ये मेरा मेंस का पहला अटैम्प्ट था। इन जनरल इट वाज माय सेकंड अटैम्प्ट, बट मेरे मेंस का पहला अटैम्प्ट था, तो मेरे लिए ये पहला पेपर था एथिक्स का जो मैंने एक्चुअल में लिखा एंड मेरे 128 मार्क्स आए हैं। तो मैं इसके बाद स्टार्ट करना चाहूँगी। तो आई वुड लाइक टू मेंशन सम पॉइंटर्स जिन्होंने मुझे हेल्प किए। सबसे पहले मैं सोर्स की बात करना चाहूँगी। तो सोर्स में मैंने रेड बुक आती है एक फोरम IAS की, वो रेड बुक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी एंड उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए होते हैं, उसमें कोट्स भी दिए होते हैं एंड उसमें हर एक टॉपिक जो सिलेबस में हर एक टॉपिक मेंशन्ड है वो पूरा हर टॉपिक हर एक पॉइंट उस बुक में अवेलेबल है। तो आप उस बुक को ज़रूर पढ़ें। अगर आपके पास अभी राइट नाउ कोई और सोर्स नहीं है, मैं ये रेकमेंड करूँगी। नेक्स्ट आई कम टू माई स्ट्रैटेजी। फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज स्टार्ट विथ केस स्टडीज़। सेक्शन ए और सेक्शन बी में सेक्शन बी की जो केस स्टडी, एक केस स्टडी की जो वेटेज है, सेक्शन ए में एक क्वेश्चन की वेटेज अगर 10 मार्क्स है तो केस स्टडी की उससे डबल है। तो आप हमेशा केस स्टडीज़ से स्टार्ट करें। इवन इन योर मॉक्स आप यही आदत डालें कि आप केस स्टडीज़ से स्टार्ट करते हैं और जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप शिफ्ट करें सेक्शन ए पे। इसके लिए आपके वैसे तो आइडियली आधा टाइम डिवाइडेड होना चाहिए सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि केस स्टडीज़ काफ़ी टाइम ले लेती हैं। तो मैं ऐसा करती थी कि मैं 1.5 से 2 घंटे का टाइम सोचकर चलती थी, विच इज़ फॉर माई केस स्टडीज़। उसमें ही कवर करना होता था 1 घंटा एटलीस्ट मैं अपने सेक्शन ए के लिए रखती ही थी। नेक्स्ट पॉइंट इज कोट्स। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोट्स एंड फिलोसफीज इज दैट इससे आपका आंसर डिफरेंट बनता है। तो आप हमेशा किसी कोट से शुरू करें। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी आपको। पहले मैं कोट्स का एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे अलग अलग कोट्स इकट्ठा कर रखे थे। जैसे अगर मैं वैल्यूज़ की बात करती हूँ तो मेरे पास एक कोट था, वी आर ऑल बॉर्न एज एम्प्टी वेसल्स विच कैन बी शेप्ड बाय वैल्यूज़। ये जेरी स्प्रिंगर का कोट है। ऐसे ही एल्बर्ट सी का कोट है, अ मैन विदाउट एथिक्स इज अ वाइल्ड बीस्ट लूज्ड अपॉन दिस वर्ल्ड। सो दीज आर वेरी स्मॉल एंड सिंपल कोट्स बट दे कैन बी यूज्ड। अगर वैल्यूज़ पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप वैल्यूज़ का एक कोट लिखकर फिर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एथिक्स पे इन जनरल कोई क्वेश्चन आता है तो आप एथिक्स का कोट लिख के स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप हर एक टॉपिक जिस पे आपको लगता है कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं जैसे ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, इन पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उन सब के लिए एक छोटा कोट इकट्ठा कर सकते हैं और मल्टीपल रिविजन से वो कोट्स आपको याद होते जाएंगे। थर्ड पॉइंट है स्कूल्स ऑफ थॉट। स्कूल्स ऑफ थॉट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई कोट नहीं मिल रहा है तो आप उनसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या अगर आपने कोट से इंट्रोड्यूस किया है तो आप एंड स्कूल ऑफ थॉट पे कर सकते हैं। स्कूल ऑफ थॉट से मेरा मतलब है जैसे आप काफ़ी सारे स्कूल्स पढ़ेंगे। एक स्कूल होता है जो मीन्स अबव एंड रखते हैं, एक स्कूल होते हैं जो एंड अबव मीन्स रखते हैं। ऐसे ही गांधीयन स्कूल ऑफ थॉट होता है। तो मैं काफ़ी सारे स्कूल्स को मिक्स एंड मैच कर अपने आंसर्स में लिखती थी। तो बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 7 सिंस बाय गांधी जी को मैंने याद कर रखा था एंड मैं उसको काफ़ी आंसर्स में यूज़ करती थी। जैसे अगर गुड गवर्नेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है या एथिकल गवर्नेंस पे क्वेश्चन है तो कॉमर्स विदाउट मोरालिटी एक सिन है जो गांधी जी ने बताया था, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं अपने किसी आंसर में। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज़ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एथिक्स के आंसर्स में, क्योंकि एग्जाम्पल से आपके आंसर अलग बनते हैं और एथिक्स बहुत जेनेरिक पेपर है इन जनरल, क्योंकि
अगर किसी ने एथिक्स पढ़ा नहीं है स्पेशली, तो वो भी एथिक्स के आंसर लिख के आ सकते हैं, बट आपका आंसर उनसे अलग तब बनेगा जब आप एग्जाम्पल्स मेंशन करेंगे। और एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप रियल सिविल सर्वेंट्स का जितने एग्जाम्पल हो पाए वो मेंशन करें। काफ़ी सारे सर्विंग सिविल सर्वेंट्स हैं एंड रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं एंड बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स लाए हैं वो। तो अगर आपके आंसर से उनकी कोई स्कीम या उनका कोई प्रोग्राम रेलेवेंट है तो आप उन्हें ज़रूर मेंशन करें। आप उनका नाम लिख सकते हैं, साथ में स्कीम का नाम लिख सकते हैं। इससे एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि आपको उसके बारे में पता है, आपको स्कीम को डिटेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ इज़ टॉपर कॉपीज़। सो मैं पर्टिकुलरली टॉपर कॉपीज़ में काफ़ी बिलीव करती थी एंड मैं काफ़ी टॉपर कॉपीज़ देखती थी। इससे मेरे को वैल्यू एडिशन भी मिलती थी। अगर कहीं कोई अच्छा एग्जाम्पल लिखा है तो मैं उसे पिकअप कर लेती थी। एंड सेकेंडली मुझे एक फ्रेमवर्क भी मिलता था कि किसी टॉपर ने कैसे लेआउट बना रखा है, कैसे लिख रखा है, कैसे उनकी एथिक्स की आंसर कॉपी में, केस स्टडीज़ में कैसे लेआउट्स हैं, कैसा फॉर्मेट है। तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। Firstly, I would like to say that one of the topper copies that I used was Vishakha Yadav ma'am's topper copy for ethics. उनकी कॉपीज़ मुझे बहुत हेल्पफुल लगती थी। एंड ऑल्सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू स्टेट दैट माई टॉपर कॉपीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल इंटरनेट पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम लिंक ऐड कर देंगी एंड आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगी मॉक्स। मॉक्स इन जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एथिक्स के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एथिक्स इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट पेपर्स। आपका ऑप्शनल और आपका एथिक्स का पेपर सबसे लेंथी पेपर होते हैं। तो मॉक्स को मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ करना चाहूँगी क्योंकि आप जितना जल्दी लिखना शुरू कर दें उतनी ज़्यादा आपको हैबिट पड़ेगी कि आप 3 घंटे में पेपर कैसे ख़त्म करेंगे। 2022 वाले एग्ज़ाम में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एथिक्स का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया था। या तो इससे आपकी लिस्ट में नाम आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है या फिर आपकी रैंक थोड़ी नीचे हो जाती है। तो इसलिए पेपर ख़त्म करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और उसके लिए मॉक्स लगाना बहुत नेसेसरी है ताकि आपको एक आइडिया हो कि शायद आपको कहीं पे क्वालिटी कम करनी पड़ेगी अपने आंसर की, शायद आपको कहीं जल्दी सोचना पड़ेगा, और वो सब आप मॉक्स जब देंगे तो ही आपको वो रियलाइज़ हो पाएगा कि आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को ट्वीक करें। 7th पॉइंट में ऐड करना चाहूँगी डायग्राम्स। एथिक्स एक बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो डायग्राम्स थोड़ा आउट ऑफ द ब्लू लगता है, बट अगेन अगर आप उन्हें ऐड करते हैं तो उनसे आपका आंसर बहुत अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिटीज़न चार्टर पे क्वेश्चन आया है तो आप सिटीज़न चार्टर के लिए एक इंट्रोडक्शन लिखिए एंड साइड पे आप छोटा सा सिटीज़न चार्टर का एक सैम्पल बना दीजिए जिसमें बस नेम, डेट, प्लेस, जो सिटीज़न चार्टर का जनरल फॉर्म होता है जैसा दिखता है, बस उसकी एक डायग्राम बनाना है। इतना सिंपल सा डायग्राम है बट इससे आपका आंसर थोड़ा और डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे ही आप जहाँ पे छोटा सा कोई डायग्राम बना पाएँ आप वहाँ वो डायग्राम बना सकते हैं। मैं डायग्राम हर एक आंसर के लिए रेकमेंड नहीं करूँगी, बट फिर भी 5 आंसर्स में एक आंसर में अगर आप डायग्राम बना देंगे तो आपके आंसर थोड़े अलग लगेंगे। 8th में आना चाहूँगी लेआउट पे। लेआउट से मेरा मतलब है कि अगर आप केस स्टडीज़ लिख रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर केस स्टडी में आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इन 3 ऑप्शंस में से क्या फॉलो किया जाना चाहिए, तो मेरा लिखने का तरीका ये था कि अगर मैं हेडिंग्स लिख रही हूँ तो मैं एक हेडिंग को एक बॉक्स में डालती थी ताकि एक आइडिया लग जाए कि यहाँ पे मेरी न्यू हेडिंग शुरू हो गई है। उस हेडिंग के नीचे अगर आप किसी ऑप्शन को मेंशन कर रहे हैं कि जैसे ये किया जाना चाहिए तो उस हेडिंग के नीचे आप प्रोज एंड कॉन्स लिखेंगे। तो मैं एक टेबल बनाती थी, इस तरफ प्रोज इस तरफ कॉन्स, एंड उसके बाद मैं नीचे जब अपने तीनों ऑप्शंस में कवर कर लेती थी उसके बाद मैं लिखती थी कि इवेंचुअली पर्सनली व्हाट डू आई फील कि कौन सा ऑप्शन फॉलो किया जाना चाहिए। ये हो गया एक पार्ट, 2 पार्ट्स ऑफ लेआउट। 1 इज़ की हेडिंग बॉक्स में होना चाहिए, 2 इज़ की केस स्टडीज़ में आप प्रोज एंड कॉन्स के लिए टेबल बना सकते हैं, एंड 3rd पार्ट ऑफ माई लेआउट इज़ की एग्जाम्पल्स को आप हमेशा एक सब हेडिंग की तरह लिखें। अगर आप यहाँ से अलाइनमेंट शुरू कर रहे हैं तो आपके एग्जाम्पल की अलाइनमेंट थोड़ा आगे से होना चाहिए ताकि जो एग्जामिनर आपका पेपर पढ़ रहे हैं उन्हें एक आइडिया लग पाए कि अब यहाँ से एग्जाम्पल शुरू हो गया है एंड एग्जाम्पल्स आपकी आंसर कॉपी में अलग से दिखें। 9th में आना चाहूँगी डेफिनेशंस पे। आपको हर एक जो एक वर्ड जो मेंशन्ड है आपके सिलेबस में एथिक्स के, उस हर एक वर्ड के लिए आपके पास एक डेफिनेशन होनी चाहिए, चाहे वो वैल्यूज़ हैं, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन, बीट एनी वर्ड दैट इज़ मेंशन्ड, एथिकल गवर्नेंस, एवरी वर्ड शुड हैव अ डेफिनेशन एंड आपको वो डेफिनेशन याद करनी है। आप उन डेफिनेशंस के छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर रख लीजिए ताकि आपको मल्टीपल रिविजन्स कर पाएँ उनकी।
एंड उससे आपको वो डेफिनेशंस भी याद हो जाएंगी। कभी कभी अगर इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन नीडेड है तो वो लिखी जाती है, आपके पास कोई कोट नहीं है तो भी डेफिनेशन लिखी जाती है, उससे आपका आंसर अगेन थोड़ा स्पेसिफिक बनता है। एक जेनेरिक डेफिनेशन कोई भी लिख सकता है, बट आप एक अच्छी बनी हुई डेफिनेशन अगर लिखते हैं तो वो अलग से पता चलती है। नेक्स्ट 10th पॉइंट है शॉर्ट नोट्स। तो मैंने अपने अभी तक की स्ट्रैटेजी में भी काफ़ी बार मेंशन किया है, बट मैं फिर से अलग से इसे मेंशन करना चाहूँगी कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत नेसेसरी है। शॉर्ट नोट्स जितना आप शॉर्ट नोट्स बनाकर रखते हैं उतना आप एंड डे तक अच्छे से अपने नोट्स को रिवाइज कर पाते हैं। मेरा एक पेज में सारी वैल्यूज़ लिखी हुई थी और सारी वैल्यूज़ के साथ एक एक डेफिनेशन थी और उनके साथ में उन वैल्यूज़ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स थे। सिर्फ एक पेज में मैंने सारी वैल्यूज़ कवर की थी। तो ऐसे ही आप पूरे एथिक्स की जो भी सारे टॉपिक्स हैं उन सब पे एक छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और इससे आपको इवेंचुअली बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगी जो मैंने मॉक्स के दौरान लिखा था, शायद उससे आपको एक बेटर आइडिया लग पाए कि आंसर कैसे लिखना है। तो ये एथिकल कैपिटलिज्म पे एक क्वेश्चन है और मैंने उसकी शुरुआत एक कोट से करी है। माई कोट इज़ बाय डेविड लिंकन एंड कोट है गुड एथिक्स इज़ गुड बिजनेस। इससे मैंने शुरुआत करी और इसी इंट्रोडक्शन में, क्योंकि ये तो बहुत छोटा इंट्रोडक्शन था, तो मैंने इसी के आगे एथिकल गवर्नेंस को थोड़ा सा डिफाइन भी कर दिया। उसके बाद मैंने पॉइंटर्स लिखे, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था उसकी मैंने हेडिंग लिखी। मतलब उस क्वेश्चन के दो पार्ट्स थे, मुझे या तो फॉर बोलना था या अगेंस्ट, तो मैंने बोथ फॉर एंड अगेंस्ट बोला। पहले फॉर द आर्ग्यूमेंट बोलने के लिए मैंने एक हेडिंग बनाई एंड उसके नीचे मैंने पॉइंटर्स लिखे जो सपोर्ट करते थे मेरे आर्ग्यूमेंट को। उसके बाद मैंने अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट का एक हेडिंग बनाई एंड फिर मैंने उसमें पॉइंटर्स लिखे जो अगेंस्ट को सपोर्ट करते थे और फिर फाइनली मैंने कंक्लूड किया। और कंक्लूजन में मैंने एक डायग्राम भी बनाया एंड द डायग्राम वाज, उसमें सोसाइटल बेनिफिट लिखा था, ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट लिखा था एंड जहाँ पे वो दोनों मर्ज हो रहे थे, वो दोनों सर्कल्स मर्ज हो रहे थे, वहाँ पे मैंने एथिकल कैपिटलिज्म लिखा। तो टू शो दैट सोसाइटी का बेनिफिट हो एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों का बेनिफिट हो, तब एथिकल कैपिटलिज्म एक्चुअली होता है। एंड इससे मेरे डायग्राम में मेरे आंसर में एक डायग्राम भी आ पाया, मेरे आंसर में कोट भी आ पाया एंड मैंने जब अपना आंसर मेंशन किया तब मैंने उसमें एग्जांपल्स भी ऐड करने की कोशिश की थी। तो इससे बहुत सारे वेज में मेरे आंसर को थोड़ी एज मिल पाई। इसके अलावा मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा। उस पर भी मैं एथिक्स से रिलेटेड मैंने अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी शेयर कर रखी है, शॉर्ट नोट्स शेयर कर रखे हैं, तो अगर वो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड एंड में मैं DKT को थैंक करना चाहूँगी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाई। मैं आपको बोलना चाहूँगी दैट द एग्ज़ाम इज़ टफ बट सो आर यू, तो डोंट गिव अप एंड कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी।